हेलो, कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व 1 इसको पूरा पढ़ा। उसमें फ़ोर्स और साथ ही साथ हम लोगों ने इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फ़ील्ड, ये 2 चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। अब उससे उसके साथ ही साथ गॉस का नियम भी पढ़ा था हम लोगों ने। अब उससे एक स्टेज आगे बढ़ते हुए हम लोग आएँगे एक नया पोर्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल और आखिर में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। ये 2 नए भौतिक राशियाँ हैं, फिज़िकल क्वांटिटी है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे पोटेंशियल के बारे में आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा था। याद है कहाँ पढ़ा था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है? गुरुत्वाकर्षणीय विभव, इसमें जो है पढ़ा था। फिर से हम लोग आ जा रहे हैं उसी विभव में। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रसाद सर। देखते हैं आज हम लोग कि विभव या पोटेंशियल क्या है। क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस तरह से एक दो बर्तन में हम लोग पानी भर देते हैं, जिसमें पानी ऊपर रहता है, सतह ऊपर रहता है, उसे पानी जो है नीचे वाली सतह की तरफ सतह जाता है। तो हम लोगों ने पानी के प्रवाह से जो है विभव या सतह से विभव की तुलना जो है किए थे। वो सब पुरानी स्टोरी होगी, उसको छोड़ देते हैं, वो सब आप समझ भी गए होंगे। हम लोग एक्चुअल देखेंगे कि पोटेंशियल है क्या, सतह ये पोटेंशियल विभव कहते क्या है। क्या पोटेंशियल को सिंपल डिफाइन किया जा सकता है, उसको परिभाषित किया जा सकता है? इन सब प्रश्नों को आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, देखेंगे कि पोटेंशियल है क्या। देखिए, 2 टर्म है, एक है पोटेंशियल और एक है पोटेंशियल डिफरेंस, विभव और विभवांतर। वास्तव में अगर देखा जाए तो विभव को हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते, पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, आप बोलोगे कि यार सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कोई भी जो है गूगल करेंगे तुरंत पता चल जाएगा। या फिर जो है हम लोग थोड़ा से हमको भी पता होगा कि 8,845 से कुछ मीटर की ऊंचाई पे है, जो भी है। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन आप शायद क्वेश्चन को नहीं समझे। अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, तो आप नहीं जवाब दे सकोगे, कभी नहीं बता पाओगे। आपको बताना पड़ेगा कि समुद्र की सतह से एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी है। मतलब आप वहां पे एक रेफरेंस ले रहे हो, समुद्र की सतह को हम लोग पृथ्वी के लेवल से 0 लेवल मान लेते हैं। अब मान करके ही जो है हम लोग पृथ्वी की ऊंचाई या किसी भी चीज की ऊंचाई को मापते हैं। एल्टीट्यूड जो मापते हैं वो समुद्र की सतह से। अगर आपको नहीं पता हो कि कहाँ से मापना है, तो आप नहीं बता पाओगे। इसी तरह से जब हम किसी वस्तु की विभव को मापते हैं, तो उसके लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। पोटेंशियल को मापते हैं तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है कि किसके इसमें जो है हम लोग रेफरेंस में हम लोग विभव को माप रहे हैं। और इसके लिए हम लोग पृथ्वी का विभव को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी का पूरा विभव जो है 0 पोटेंशियल पे है। जैसे समुद्र का सतह को 0 लेवल मानते हैं, इसी तरह से पृथ्वी का जो पोटेंशियल है उसको हम लोग 0 लेवल मानते हैं। और हर चीज को मानते हैं, याद रखिए, पृथ्वी का विभव शून्य होता है ये सही नहीं है। हम लोग मान लेते हैं कि पृथ्वी का विभव जो है शून्य है, उसका रेफरेंस जो है शून्य है। अगर किसी भी वस्तु को अगर उस पृथ्वी के विभव से ज्यादा विभव है तो धनात्मक विभव है, पृथ्वी के विभव से कम विभव है तो ऋणात्मक विभव है। और अगर बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम विभव को परिभाषित करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखा भी है, ये वास्तव में सही डिफिनेशन नहीं है। किसी चालक का विभव उसकी विभव विद्युत अवस्था है, जिस पर विद्युत प्रवाह की दिशा जो है निर्भर करेगा। यदि चालक के किसी अन्य चालक के संपर्क में है, पृथ्वी का सदैव विभव सदैव शून्य माना जाता है, शून्य माना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे यहाँ पे डिफिनेशन मैंने लिखा है, इसका पृथ्वी का विभव को हम लोग शून्य मानते हैं, शून्य होता नहीं है, हम मानते हैं। क्योंकि पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि अगर इसको थोड़ा सा अगर किसी विभव आवेश दे दिया जाए या इससे कुछ आवेश ले लिया जाए तो फिर जो है इसके विभव से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग ये मान लेते हैं कि इसको हम लेवल मान लेते हैं शून्य में, और फिर उसके आधार पे हम लोग आगे का विभव को मापते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेकर के हम मापते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
एस्पेक्ट है विभव का कि पृथ्वी का विभव को शून्य माना जाता है, शून्य होता नहीं है। ये मैं इसलिए जो है बार-बार ध्यान दिला रहा हूँ क्योंकि आगे इसका बहुत ज़्यादा जो है आपको काम मिलेगा लगेगा, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारा जो है निर्भर है, इसलिए जो है हम इसको आप ध्यान देंगे। Work done by any external force bringing a unit positive charge from any one point to another point, say from B to A. It should be done very slowly and speed and so its speed and kinetic energy doesn't changes. अगर कोई दो बिंदु ले रहे हैं A और B, अगर यहां से एक आवेश को, दोनों के पास जो है आवेश है और यहाँ पे भी एक आवेश है, अगर इस बिंदु से इस बिंदु तक इसको लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इस बिंदु से इस बिंदु तक आप ला रहे हो एकांक धनावेश को, तो यहां से यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, विभव नहीं कहेंगे, विभवांतर कहेंगे, बी से ए के बीच का विभवांतर। तो अब यहां पे देखिए दोनों प्लस साइन है, इसको हम एकांक कर दे, दोनों प्लस है, तो मैं कह रहा हूं कि कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये जो एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है, इस फोर्स के अगेंस्ट आपको ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, उस बल के अगेंस्ट में आपको जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को ही हम क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। तो देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, इस बात को जो ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है अनदर पॉइंट, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल, ये जनरली हम लोग कंफ्यूज क्या कहते हैं, कंफ्यूज क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसके द्वारा किया गया कार्य। तो याद रखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया कार्य नहीं है ये। हम जो कार्य करते हैं यहां से यहां तक ला रहे हैं, तो किस बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जब ये प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो इस बल को ही हम लोग क्या कहेंगे, जो कार्य करेंगे इस बल को ही हम क्या कहेंगे, बहुत सिंपल सा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विभव या पोटेंशियल। मेरे समझ से आप लोगों को अब थोड़ा सा मैं और इसको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, बल्कि पोटेंशियल से। ध्यान दीजिए, जैसे ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, यहां पे प्लस क्यू आवेश है, यहां पे एक अब धन एक कूलम का आवेश है, एकांक आवेश। ये आवेश कैसा है, पहला जो है धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा पॉइंट चार्ज है, बड़ा चार्ज नहीं है। अगर बड़ा चार्ज होगा तो क्या होगा, इसका स्वयं का एक इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा, उसके कारण भी जो है कुछ आपका वर्क डन होगा। और तीसरा जो है वर्क डन मस्ट बी डन वेरी स्लोली, डन वेरी स्लोली, बहुत धीमी गति से करना चाहिए। अब ये धीमी गति का क्या ही है, यहां पे धीमी गति से क्या मतलब है, मान लो हम इसको तेजी से लाएंगे तो क्या कोई परेशानी है क्या, या फिर मान लो कि हम इसको ऐसे ना ले जाके गए, हम ऐसे लेके आए या ऐसे ऐसे करते हुए लेके आए, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, याद रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोर्स इज कंजर्वेटिव, संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव।
कंजर्वेटिव फोर्सेस है। और दो ही तरह का फोर्स कंजर्वेटिव है, एक गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दो जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए ये दोनों पथ के ऊपर डिफरेंस नहीं, कैसे भी घूमो, ऐसे घूमते आओ, ऐसे से घूमते आओ, इधर से घूमते आओ, कैसे भी आओ, नेट जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इधर से इधर ले जाने का। और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि अगर हम एक किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाए और फिर वापस इसको इसी बिंदु पे ले आए तो कंजर्वेटिव फोर्स में कुल वर्क डन 0 होता है, याद रखिएगा। मतलब यहाँ पे दो, मान लो वर्क डन हो रहा है, एक आवेश को आपने लाया यहां तक, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पहला मान लो हमने लिया। अब यहां पे लाने के बाद, छोड़ने के बाद क्या होगा, ये वापस, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और ये वापस जो है यहां चला गया, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। याद रखिएगा, इसको क्या लेते हैं, पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्यू, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय, ये जो है इसी को हम लोग, ये दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए सब समय देखेंगे कि इसका और ये दोनों का जो साइन होता है वो क्या रहता है, एक दूसरे के अपोजिट रहता है। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, और ये दोनों अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर हम यहाँ पे जितना भी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो कोई काम नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया जाए आप घर्षण बल के विरुद्ध इधर से इधर तक एक वस्तु को ला रहे हैं और फिर जो है घर्षण बल के विरुद्ध इधर से वापस ले जा रहे हैं, तो क्या कुल किया गया कार्य शून्य होगा क्या, आप जान रहे हो, नहीं होगा, क्योंकि वो संरक्षी बल नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कुछ ना कुछ आपको वर्क डन होगा। तो उस कंडीशन में वहां पे कहीं पे भी आपने पोटेंशियल ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, पोटेंशियल ड्यू टू आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपने कहीं नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, और ये जो है क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, फिर आप एक चीज देखेंगे कि मैंने क्या कहा, वर्क डन मस्ट बी वेरी स्लोली, बहुत धीमी गति से इधर लाना चाहिए, इधर से इधर लाने में बहुत धीमे गति से लाना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्या परेशानी, अगर हम तेजी से उठा के ले आए, इसको उठाएं और यहाँ रख दे, इधर रख दे, फट से, जैसे ही बच्चे लोग घर से निकलते दौड़ते हैं, तो ऐसे दौड़ते हुए लाए, एकदम लाया कूदते हुए और यहाँ पे रख दिया, तो क्या होगा, एक आवेश को यहां से लेके गए, यहां रखे और फिर इसको दौड़ते हुए लाके यहां रख दिए, क्या होगा, क्या कोई परेशानी है क्या। देखिए उसमें क्या होगा, जब इसमें कोई इसको तेजी से लाएंगे, मतलब इसका वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, मतलब कुछ ना कुछ जो इसमें विभव आना चाहिए था, जो पोटेंशियल आना चाहिए, वो कुछ ना कुछ जो है इसके काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में खर्च हो जाएगा, और फिर हम उस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते, ये जो है प्रॉब्लम होगा। इसलिए वर्क डन मस्ट बी इतना स्लो करना है कि इसका वेलोसिटी नहीं, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी स्पीड या काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो। आप इसको नोट कर लीजिए, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट सही होगा तो आप जब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे आपका चिन्ह में गलत नहीं होगा, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपका गलत होता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं ध्यान देते हैं, तो आपका चिन्ह में जो है सब समय जो है आपको जब पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव आएगा, ये बच्चे सब समय करते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे वर्क डन बाय द नॉट बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर वैद्युत बल के द्वारा किया गया, यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य को हम विभवांतर नहीं कहते हैं। किसके द्वारा किए गए कार्य को कहते हैं, जो
एक्सटर्नल जो भी फोर्स है उस फोर्स के द्वारा अगर यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, पोटेंशियल बिटवीन बी टू ए कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी टू ए कहेंगे। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग क्या ये लिखेंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे या समीकरण क्या लिखेंगे, हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ये निकालना है। मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को कि हम किसी भी पथ से जाए, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है, इसलिए हम किसी भी पथ से जाए, किसी भी पाथ से जाए, बी से अगर ए तक लाएंगे किसी चार्ज को, चाहे हम ऐसे घूम के जाए या सीधे सीधे जा रहे हैं या ऐसे ऐसे करके लेके जाए, कैसे भी लेके जाए, वर्क डन शुड बी इक्वल। तो व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए जब पोटेंशियल एट ए निकाल रहे हैं तो क्या होगा, तो हियर हम लोग ये एज्यूम करते हैं, याद रखिए जब तक हम ये एज्यूम नहीं कर ले कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, तब तक हम लोग इसको नहीं निकाल सकते। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि किसी पॉइंट को ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें समुद्र के तल को जीरो मानना पड़ता है। इसी के लिए हम पृथ्वी का भी जो है पोटेंशियल अनंत पे पोटेंशियल जो है क्या मान रहा है, जीरो मान रहा है, ठीक है। वी एज्यूम पॉइंट बी इज एट, अब हम लोग ये मान लेंगे कि पॉइंट बी इज एट इंफिनिटी, यहाँ पे अभी नहीं लिख रहे हैं पॉइंट बी इज इंफिनिटी, पहले हम निकालेंगे बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। कौन से फोर्स से वर्क डन है, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इट इज ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस from B, bringing a Q charge, small charges from B to A। अगर ये यूनिट चार्ज होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, अगर स्मॉल चार्ज है तो Q 0। स्मॉल चार्ज क्यों ले रहा है ये भी मैंने आपको बताया कि अगर बड़ा चार्ज लेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि उसका खुद एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा, इससे हम लोग लिखेंगे। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम ब्रिंगिंग B to A डिवाइडेड बाय Q 0। अब नाउ लेट B is at infinity, अगर ये पॉइंट B जो है ये इंफिनिटी पे है तो VA B के जगह क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम ब्रिंगिंग a unit point charge from infinity to A that divided by Q0। अब ये V infinity we know, we have assumed that V infinity is 0, so VA equals to work done by external forces from bringing from infinity to O A डिवाइडेड बाय Q0। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्सेस जो है होगा। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग को B से A लाना है, अगर इंफिनिटी पे है तो हम क्या करेंगे, वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग एनी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू A। ये जो है हमारा क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A, तो इट इज द वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्सेस by bringing a unit positive charge from infinity to at that point is called work done। किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में किया गया बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य को हम उस बिंदु पे विभव कहते हैं। ये जो है हमारा सिंपल सा डेफिनेशन है जो कि हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आगे जाने की कि बीमा सदिश राशि है अदिश राशि है, इसकी इकाई क्या होगी, सीजीएस इकाई एसआई इकाई क्या होगी, और साथ ही साथ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये सारी चीजों को अभी हम देख रहे हैं। तो हम लोग को एक फॉर्मूला क्या मिल गया, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ध्यान दीजिए सिंपल जो है, अब मैं इसकी इकाई बीमीय सूत्र ये सारी चीजों को जानने के लिए हम इस फॉर्मूले को ले रहे हैं, ठीक है। V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ये भी जो है स्केलर क्वांटिटी है और ये भी स्केलर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अदिश राशि होगी। ये क्या होगा, एक अदिश राशि होगा, ठीक है। अब V ये हो जाएगा जूल्स अपॉन चार्ज कूलम, जूल्स अपॉन कूलम ये मिलकर के क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे वोल्ट, इसको क्या कहेंगे, वोल्ट। ये एसआई सिस्टम में वोल्ट जो है पोटेंशियल का यूनिट होता है, सीजीएस सिस्टम में स्टैट वोल्ट।
अर्ग अपॉन स्टैट कूलम्ब, ये बराबर जो हो जाता है स्टैट वोल्ट होता है। और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो डायमेंशन फार्मूला के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ये जो है वर्क है, वर्क का होता है m(L²T-2) और कूलम्ब का AT, तो ये हो जाएगा m(L²T-3 A-1)। ये इसका BBS। कोई भी अगर नई भौतिक राशि पढ़ते हैं तो हम लोग को ये जानना रहता है कि वो उसका डायमेंशन फार्मूला क्या है। 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1/300 स्टैट वोल्ट, मतलब 1 स्टैट वोल्ट इक्वल्स टू 300 वोल्ट्स। इसको याद रखिए। जनरली CGS इकाई छोटी होती है, SI सिस्टम का बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो उल्टा है। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को ये पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन केवल पढ़ा है। इंट्रोडक्शन चैप्टर है, पोर्शन है कि पोटेंशियल है क्या। तो हम लोग को 4 चीजें जो है याद रखना है। सबसे पहले वर्क डन जो होगा ये बहुत स्मॉल चार्ज होगा, यूनिट चार्ज होगा। दूसरा हम लोग को क्या ये होना है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है, एंड दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द वर्क डन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होगा। तीसरा जो है फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स होगा दैट मस्ट बी कंजर्वेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इसलिए जो है ये जो फोर्स से हम वर्क कर रहे हैं वो भी जो है कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। और चौथा जो है ये जो हम यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे उसको बहुत स्लोली ले जाएंगे, जिससे उसका स्पीड चेंज नहीं हो और ना ही उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो। तभी जो है हम लोग इसका जो है पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकेंगे। तो ये चारों चीज अगर याद रखेंगे तो आगे आपको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ईजी होगा। तो इसके बाद वाले पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज एट ए पॉइंट P, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिट चार्ज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।